नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और इस देश के संसाधन को लूटने वाले उस सफेद पोश लुटेरों के ऊपर। किस तरह से अपने आप को सादगी का प्रतीक बताने वाले या वाली नेता, किस तरह से अपने आप को ईमानदारी और कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग इस देश के संसाधन को दीमक के तरह चाट रहे हैं। अब ऐसे चोर लुटेरों और सादगी के नाम पे नाटक करने वाली नेताओं और उनके पार्टियों का खैर नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीति के उस षड्यंत्र को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, जिस षड्यंत्र के तहत 2014 से पहले राजनीतिक दल चुनावी जनसभाओं में तो लोगों को यह कहते थे कि अगर हमारा सरकार बनेगा तो हम जो अभी वर्तमान में सरकार है उनके नेताओं को जेल भेज देंगे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 2011 के अन्ना आंदोलन के समय आए थे और जब उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाए 2012 में, उस समय उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ लगभग 300 से 350 पेज का सबूत था, जिसको लेकर पूरे दिल्ली में घूम रहे थे और हर एक व्यक्ति को बता रहे थे कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम शीला दीक्षित को जल घोटाले के आरोप में, टैंकर घोटाले के आरोप में जेल भेज देंगे, सोनिया गांधी को जेल भेजवा देंगे, लालू प्रसाद को जेल भेजवा देंगे, शरद पवार को जेल भेजवा देंगे, मुलायम सिंह को जेल भेजवा देंगे। लेकिन पिछले 9-10 सालों से अधिक समय से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एक छत्र राज्य है। जिसको भ्रष्ट बताया, जिसको जेल भेजने के लिए कहा, आज उन्हीं लोगों के गोद में बैठा हुआ है अरविंद केजरीवाल। और यही इस देश के राजनीतिक सफेद पोश भ्रष्टाचारियों का लुटेरों का मूल मंत्र रहा है कि जब तक सत्ता में नहीं है तब तक सत्ताधारी दल उनके नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, पब्लिक के बीच में जाकर कहो कि अगर हम सरकार में आ गए तो हम उनको जेल भेज देंगे, लेकिन जब सरकार में आ जाओ तो फिर चुप्पी साध लो, सारे सबूत सारे बयान खत्म हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती हर एक चुनाव में दोनों ही लोग एक दूसरे के खिलाफ जनता के बीच में जाकर ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इनके हाथी तोड़वा देंगे, और मायावती कहती थी अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मुलायम सिंह को जेल भेजवा देंगे। दोनों ही पार्टियों का सरकार उत्तर प्रदेश में रहा है। दोनों ही पार्टी अपने अपने शासन काल में किसी भी दूसरे दल के नेता और उनके लोगों को छूने का हिम्मत नहीं किया। लेकिन अब शायद नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद उस कुरीति को, जो एक राजनीतिक कुरीति थी भारत में, उसको खत्म कर दिया है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी हर एक जनसभाओं में कहते हैं, इस देश के युवाओं से कहते हैं, इस देश के लोगों से कहते हैं, वो भरोसा दिलाते हैं कि जिसने भी इस देश को लूटा है, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पे हो, हिसाब तो उसका होकर रहेगा। उस सबसे एक एक पाई निकालेंगे हम। जब वो ये बात कहते थे, इस देश के बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी भी अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह, मायावती, लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों की तरह ही राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज को, उस बयान को चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल से लेकर नई दिल्ली और राजस्थान तक के सफेद पोश चोर लुटेरों और भ्रष्टाचारियों में, और सिर्फ इतने ही नहीं, इस देश के किसी भी राज्य में कोई भी चोर लुटेरा और भ्रष्टाचारी है, उनके अंदर खलबली मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। और इसी के तहत अभी हाल ही में कल पश्चिम बंगाल में उस सादगी की प्रतीक बताने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और टीएमसी की सरकार के दूसरे मंत्री को जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार किस लिए किया है? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। और मनी लॉन्ड्रिंग किस मामले में? राशन घोटाले के मामले में। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि
उनका पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी गर्लफ्रेंड अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार हो चुकी हैं शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में, जिसमें 55 करोड़ रुपया पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के आवास से मिले थे छापेमारी के दौरान। पूरे देश ने देखा था। यह उसी पार्टी के सारे मंत्री है, उसी सरकार के मंत्री है जिस सरकार का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी अपने आप को इस देश में कैसे प्रोजेक्ट करती है कि हम बहुत ही सादगी भरी जीवन जीते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, एक जोड़ा साड़ी पहनते हैं, वो भी सफेद सिंपल साड़ी पहनते हैं, लेकिन उनके मंत्री 55 करोड़ रुपया अपने घर में जमा करके रखते हैं। पश्चिम बंगाल में घोटालों का लहर चल रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है पश्चिम बंगाल में जिस क्षेत्र में घोटाले नहीं हुआ है और उसके खिलाफ जांच नहीं चल रही है। और जब ये सब होता है ना, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भोपाल का वह वीडियो, वह बयान याद आ जाता है, जिसको आप सभी लोगों को हर बार सुनना चाहिए। मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को यह इस देश में मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस देश के उन मूल समस्याओं को समझा जिसके वजह से यह देश आज पिछड़ा हुआ है। यह देश इसलिए नहीं पिछड़ा है, यह देश इसलिए नहीं गरीब है, यहाँ पैसे नहीं है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यहाँ हर चीज है। यह देश इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ पे जो राजनीतिक नेता हुए, जिनके हाथों में शासन व्यवस्था आजादी के बाद रही, जिनके ऊपर जिम्मेवारी था इस देश को चलाने का, उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। उन्होंने इस देश के संपदा को, इस देश के संपत्ति को लूटा, इस देश के लोगों को लूटा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो मंत्री गिरफ्तार हुआ है, उनका नाम है ज्योतिप्रिय मलिक। ये ज्योतिप्रिय मलिक के ऊपर आरोप है कि इन्होंने 2011 से 21 तक पश्चिम बंगाल में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री थे और अपने शासन काल में इन्होंने बड़े पैमाने पे राशन घोटाले किए। और राशन घोटाले इन्होंने किस स्तर तक किया है, इसको समझने के लिए आपको दैनिक जागरण का एक खबर पढ़ना चाहिए जो इसी साल का है, 26 जून 2023 का। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द किए थे, जिसके वजह से सालाना 3600 करोड़ रुपए का बचत हो रहा था पश्चिम बंगाल सरकार को। यह राशन कार्ड जून 2023 में रद्द किए गए। 2011 से 2021 तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार अभी भी है और रही है। उस दौरान 10 सालों तक जो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री थे वो यही ज्योतिप्रिय मलिक थे, और इन्हीं के संरक्षण में 2011 से लेकर 2021 तक इन 2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारियों को राशन दिया जाता रहा। उनके नाम पे साल के 3600 करोड़ रुपए का घोटाला
किया जाता रहा। और जब केंद्र सरकार ने इसके ऊपर सवाल उठाया, तब जाके पश्चिम बंगाल सरकार ने इस 2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया है। पूरा खबर पढ़िए। बंगाल सरकार ने 2 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द किए। फर्जी राशन कार्ड रद्द होने के बाद यह संख्या लगभग घटकर 8 करोड़ 78 लाख हो गई है। इससे हर महीने राज्य सरकार के 300 करोड़ से ज्यादा बच रहे हैं। राज्य सरकार पहले यह कदम उठाने के इच्छुक नहीं थी। राशन कार्ड की जांच शुरू होने पर मृतकों के नाम वाले ढेरों राशन कार्ड पाए गए। बंगाल सरकार ने 2 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द किए, जिससे हर साल उनकी 3600 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। राज्य सचिवालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिजिटल राशन कार्ड शुरू होने के बाद में राशन कार्ड धारकों की संख्या 10 करोड़ 70 लाख के आसपास थी। फर्जी राशन कार्ड रद्द होने के बाद यह संख्या घटकर 8 करोड़ 78 लाख हो गई। इससे हर महीने राज्य सरकार के 300 करोड़ रुपए ज्यादा बच रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार पहले यह कदम उठाने की इच्छुक नहीं थी। राशन कार्ड की जांच शुरू होने पर मृतकों के नाम वाले ढेरों राशन कार्ड फर्जी पाए गए। एक व्यक्ति के नाम पर 1 से अधिक राशन कार्ड भी मिले हैं। और आपको याद होना चाहिए कि कोरोना काल में हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जा रहा था। तो आप 2 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जोड़ लीजिए, कितने करोड़ रुपए का बैठेगा। ये सारे पैसे कहां गए? ये सारे के सारे पैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के खाते में गए। ये सारे पैसे भ्रष्टाचार और लूट के भेंट चढ़ गए पश्चिम बंगाल में। और अंतोगत्वा जब केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया, जब केंद्र सरकार ने इनको कार्रवाई करने के लिए कहा, इन पे दबाव बनाया गया, तब जाके ये जून 2023 में 2 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द करना पड़ा इनको। और इन्हीं सब चीजों के आरोप में इनके मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया है ईडी ने। और जैसे ही इनको गिरफ्तार किया, उनके तुरंत बाद, जैसा कि ये एक सामान्य सी बीमारी है भारत के राजनेताओं में, कि जैसे ही उनको किसी भी मामले में कोई जांच एजेंसी गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तारी से पहले वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, पूरी तरह से फिट होते हैं। लेकिन जैसे उनको हथकड़ी डाला जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको जांच एजेंसी गिरफ्तार कर लिया है, उनके अंदर दुनिया का वो हर एक बीमारी आ जाता है जो इस देश में हो भी ना। और ऐसा ही ज्योति प्रिय मलिक के साथ भी हुआ। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया जांच एजेंसी ने, वह बेहोश हो गए बीमारी के मार से। दरअसल ये सभी लोग जो बेहोश होते हैं, नाटक करते हैं, ये इस डर से नहीं बेहोश होते कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको डर सबसे ज्यादा इस बात का होता है कि जेल जाने के साथ ही इन्होंने जो माल लूटा है, वह माल इनके हाथ से छीन लिया जाएगा। सबसे ज्यादा बीमारी इनको इस बात की वजह से हो जाती है। ज्योति प्रिय मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया। अदालत ने उसे 10 दिन के लिए हिरासत में भेजा है। वहीं इनकी गिरफ्तारी और इनके ऊपर कार्रवाई के लिए ममता बनर्जी कह रही थी कि ज्योति प्रिय मलिक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इसके वजह से वह मर जाएगा, मर सकता है, बीमार पड़ गया है, अगर उसको कुछ हो गया तो हम बीजेपी के ऊपर मुकदमा कर देंगे। अरे भाई, गिरफ्तार उसको जांच एजेंसी कर रही है, बीजेपी नहीं गिरफ्तार कर रही है, क्या बीजेपी के ऊपर मुकदमा कर दीजिएगा। ऐसे पश्चिम बंगाल में एक तरफ घोटालों का जो जांच चल ही रहा है, चाहे वो नगर निगम घोटाला हो, राशन घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, बहुत सारे घोटाले का पिटारा खुला हुआ है पश्चिम बंगाल में। कोयला घोटाले में तो खुद ममता बनर्जी की भतीजा फंसा हुआ है, अभिषेक बनर्जी, और उनकी पत्नी रुजिला बनर्जी फंसी हुई है, उनकी साली फंसी हुई है। दूसरी तरफ टीएमसी और ममता बनर्जी का ये बरबोली सांसद महुआ मोइत्रा भी फंसी हुई है। महुआ मोइत्रा तो इस देश के सुरक्षा से खिलवाड़, इस देश के संसद के सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप है उनके ऊपर। सुरक्षा को, देश के संसद को, सुरक्षा को खतरे में डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या और द्वेष के कारण उन्होंने अपने संसद के अधिकार का गलत उपयोग करते हुए अपने उस संसदीय शक्ति को बेच दिया एक विदेशी बिजनेसमैन के हाथों में। और ये सब बात करती है नैतिकता की,
ये सब बात करती है संविधान की, देश बचाने की, भारत बचाने की। लेकिन इन लोगों का कुकर्म ऐसा है कि अगर इनको मौका मिले तो यह 1 मिनट के अंदर इस देश को बेच खाएगा। ये सब के सब इस देश को बेचकर ये लोग विदेश भाग जाएगा, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। ये अपने देश को लूटो और जब भरपूर लूट लो और सत्ता से बेदखल हो जाओ तो देश छोड़ के भाग जाओ। उसी तरीके का हरकत इन लोगों का है। दूसरी तरफ दिल्ली में वह अरविंद केजरीवाल जो कहता है कि ये कट्टर ईमानदार हूं मैं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, उनकी कट्टर ईमानदारी इतनी अधिक है कि उनके सबसे बड़बोले और बदतमीज राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कल फिर कोर्ट से झटका लगा है और उनको राहत नहीं मिला। उनको 10 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। और शायद इसका असर ये हो रहा है अब आम आदमी पार्टी के अंदर कि आम आदमी पार्टी के सरकार, दिल्ली सरकार के मंत्री खुद ब खुद अपने आप को मंत्रालय से अलग करते भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का इस समय जो चेला नंबर 2 है, जो सबसे प्रभावशाली मंत्री है दिल्ली में, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने अपने आप से ही जल शक्ति मंत्री से पीछे खींच लिया है। उन्होंने केजरीवाल से कहा कि हम जल संसाधन मंत्री नहीं रहेंगे, हमारे अंदर यह मंत्रालय नहीं रहना चाहिए, हमसे मंत्रालय आप ले लीजिए, हम इसका मंत्री नहीं रहेंगे। क्योंकि सौरभ भारद्वाज को भी पता है कि नैतिकता के आड़ में, कट्टर ईमानदारी के आड़ में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से और संजय सिंह से कुकर्म करवाया, जिसके वजह से आज वो सब के सब कोई पिछले 1.5 साल से, 1 साल से, 1 महीना से जेल के अंदर समय काट रहे हैं, जिनको पूरी तरह से पता है कि उनको किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलने जा रहा है। तो फिर कोई भला सौरभ भारद्वाज अपने आप को उन्हीं लोगों के जैसा क्यों बनाने पे तुल जाए। हर कोई मनीष सिसोदिया तो नहीं हो सकता है ना, हर कोई सत्येंद्र जैन और संजय सिंह तो नहीं हो सकता है ना। और यही कारण, यही डर है कि सौरभ भारद्वाज खुद ही मंत्रालय छोड़ रहे हैं, खुद ही वो कह रहे हैं कि भैया हमसे ये मंत्रालय ले लो। नहीं तो सौरभ भारद्वाज जिसको 15-15, 16-16 मंत्रालय दे दिया गया, वो वाला अपना मंत्रालय खुद क्यों छिनवाएगा। डर यही है, उसको लग रहा है कि अगर हम केजरीवाल के चक्कर में फंसे रहे तो हमारा भी हाल वही होगा जो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का हो रहा है। और सौरभ भारद्वाज ऐसा कतई नहीं चाह रहे हैं। वहीं राजस्थान को देख लीजिए, तो राजस्थान में पेपर लीक मामला जो हुआ था जून जुलाई महीने में हुआ था, जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो पेपर लिया गया था वो जो लीक हो गया था, उस मामले में भी जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे भी, ठिकाने पे भी छापेमारी किया और इस छापेमारी से पूरी कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन जारी करके बुला लिया है। 2007 से लेके 12 के बीच में अपने पिता के पद का गलत उपयोग करने के आरोप में, विदेशी फंडिंग से जुड़ी हुई आरोप में फेमा के तहत ईडी ने इनको समन जारी किया है। तो इन सब चीजों को देखकर यह तो स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हम किसी भी चोर लुटेरों को छोड़ेंगे नहीं, सबका हिसाब होकर रहेगा, जिन्होंने इस देश को लूटा है उनको हिसाब देना पड़ेगा, उनका वह कथन सत्य होती हुई दिख रही है। और वह राजनीतिक कुरीति दूर होती हुई दिख रही है कि हम अगर सत्ता में रहेंगे तो आपको बचाएंगे और आप सत्ता में रहिएगा तो हमें बचाइएगा। बयानबाजी हम दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसके वजह से अब इस तरीके का राजनीति करना संभव नहीं है। आप दोहरे चरित्र को लेकर अब भारत में राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको एक स्पष्ट और पारदर्शी रुख अख्तियार करना पड़ेगा। या तो आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
नमस्कार।